बेलन पकड़ने वाली महिलाओं के हाथों में पत्थर थे। मामला नोएडा के सेक्टर 121 में मौजूद क्लियो काउंटी सोसाइटी का है, जहां घरों में काम करने वाली महिलाएं अचानक पथराव करते हुए हंगामा करती नजर आई, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। सोसाइटी में काम करने वाली कई महिलाओं ने सोसाइटी को निशाना बनाया और जमकर पत्थर भी फेंके गए। इस दौरान कई लड़के भी वहां दिखे जो पत्थर फेंकते नजर आए। ऐसे में सवाल है कि क्या महिला हाउस हेल्प के नाम पर अराजकता फैलाने की साजिश रची जा रही है। इस दौरान वीडियो बना रहा शख्स पुलिस के आते ही सभी को भागने को कहता है। भागो 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 भागो, भाग लो, भागो, भागो भागो भागो, भाग जाओ, भागो, भागना, भागो। वहीं इस दौरान एक वीडियो भी सामने आया, जहां आगे चल रही महिलाओं की आड़ में एक युवक पत्थर फेंकता दिखा। सवाल है कि आखिर क्या महिलाओं को आगे कर शहर में नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। वहीं मामला बिगड़ने के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। फिलहाल इलाके में शांति है, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के नोएडा समेत अलग अलग इलाकों को जलाने और हिंसा करने वाले पत्थरबाजों की अब खैर नहीं। यूपी पुलिस के शिकंजे में सैकड़ों पत्थरबाज आ चुके हैं। खुलासा हुआ है कि चिंगारी को भड़काने के लिए QR कोड वाली साजिश रची गई और रातों रात व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर प्रदर्शनकारियों को जोड़ा गया और हिंसा की प्लानिंग की गई। लेकिन यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि ये वो गरीब मजदूर हैं जो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं और यूपी सरकार ने इनकी मांगों को, इनकी जो तनख्वाह थी उसको बढ़ाने की बात भी कही है। हाँ, इसमें कुछ अराजक तत्व जरूर होंगे। इन QR वाले पत्थरबाजों को लेकर एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। साजिश के तहत व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, रातों रात सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाया, ग्रुप्स में भड़काऊ और उकसावे वाले पोस्ट डाले गए, ग्रुप के जरिए अफवाह फैलाई गई, मौत और हमले की झूठी खबरें वायरल की गई। सबूत मिटाने के लिए CCTV को निशाना बनाया गया। हिंसा करने वालों ने पहले एक जगह हिंसा की, फिर दूसरी लोकेशन की तरफ बढ़े। 2 दिनों में व्हाट्सएप ग्रुप श्रमिकों के बनाए गए हैं, जिसमें QR कोड स्कैन करके और उनको व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन कराया जा रहा है। इसका मतलब सिस्टमैटिक रूप से पीछे से काम करने वाला एक संगठित गिरोह है। नोएडा से जो हिंसा के जरिए आग की लपटें निकली हैं, वो लपटें दूसरे राज्यों तक भी जाती दिख रही है। दावा है कि इन प्रदर्शन में शामिल पत्थरबाजों को कनेक्शन बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से जुड़ा है। लेकिन जो भी हो, योगी फोर्स ने इन सबकी क्राइम कुंडली स्कैन करना शुरू कर दिया है। अब तक 395 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है, जिनमें 4 महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं और जल्द ये आंकड़ा बढ़ने वाला है। नोएडा बवाल क्या एक सुनियोजित प्लान का हिस्सा है? क्या ये हंगामा सोची समझी प्लानिंग के जरिए किया गया? क्या श्रमिकों की आड़ में शहर को जलाने की साजिश रची गई? ऐसे सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में कुछ दिन पहले पकड़े गए आतंकवादियों की पूछताछ में कुछ ऐसी ही साजिश का खुलासा हुआ था, जिसके मुताबिक यूपी में कोई भी प्रदर्शन को भड़काने, पाकिस्तानी हैंडलर के इशारों पर किसी भी प्रदर्शन में गाड़ियों को जलाकर दंगा भड़काना, हिंसा करवाने की भी प्लानिंग थी। ये वही पैटर्न है जो नोएडा बवाल के बीच दिखा, जहां सोमवार को श्रमिकों के प्रदर्शन में कई नए चेहरे भी शामिल होने की आशंका है, जिन्होंने प्रदर्शन की आग में पेट्रोल डालने का काम किया। इस बात की आशंका यूपी सरकार के मंत्री ने भी जताई है। जांच के प्रारंभ में जो चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं, उसके आधार पर हम लोग कहना चाहते हैं कि निश्चित ये बाहर की शक्तियों की साजिश का हिस्सा है। फिलहाल जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क के खुलासे में जुटी हुई है। जांच पूरी होने के बाद इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा होगा। वहीं नोएडा में पिछले 2 दिनों से जारी बवाल के बीच शांति के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पल पल का अपडेट भी ले रहे हैं। श्रमिकों के हितों को कोई नुकसान न पहुंचे, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और यही वजह है कि अब नोएडा पर लखनऊ में नजर रखी जा रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सारे जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। खुद पल पल की खबर की मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं प्रशासन ने कर्मचारियों के सभी मांगों को मान लिया है। श्रमिकों का जो वेतन है वो 10 तारीख से पहले खाते में एक मुश्त पहुंचे। इसके साथ साथ जो बोनस है वो सालाना नवंबर से पहले मिले। इसके साथ साथ अगर ओवर टाइम काम किया जा रहा है उसके लिए भी डबल वेतन दिया जाएगा। अगर साप्ताहिक छुट्टी पे काम किया जाएगा उसके लिए भी डबल वेतन दिया जाएगा। वहीं इन चुनौतियों को निपटारे के लिए एक समिति की सिफारिश भी की गई है। दोनों तरफ की जो चुनौतियां हैं, दोनों तरफ की जो एक्सपेक्टेशन और मांगे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये हम लोगों ने, समिति ने एक रिकमेंडेशन किया है।
लखनऊ से नोएडा तक अधिकारी इस विवाद को खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी बंगाल चुनाव में तूफानी प्रचार में जुटी हुई हैं। एक तरफ उनके सामने बीजेपी जैसी बड़ी चुनौती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और वाम दल भी इस समय मोर्चा खोले हुए हैं। लेकिन उनका फोकस पूरी तरह से बीजेपी पर है, क्योंकि अमित शाह लगातार बंगाल में बने हुए हैं। आज ममता बनर्जी के सामने अमित शाह और राहुल गांधी दोनों चुनावी मैदान में उतरे। दोनों के निशाने पर रही ममता बनर्जी। शाह ने जहां घुसपैठ के मुद्दे पर घेरा, तो वहीं राहुल ने टीएमसी को भ्रष्टाचारियों और गुंडों की पार्टी कहा। चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, घुसपैठियों के नाम निकल रहे हैं और दीदी इनके लिए छाती पीट कर रो रही है। बंगाल की जनता के लिए कुछ नहीं होता। अगर आप टीएमसी के किसी गुंडे को जानते हो, किसी नेता को जानते हो, तो आप काम करा सकते हो। लेकिन ममता बनर्जी के निशाने पर रही बीजेपी। এরা একদম কেউটা সাপের থেকেও ভয়ঙ্কর, বিষধর সাপের থেকেও ভয়ঙ্কর। আপনি কেউটে সাপকে বাড়িতে স্থান দিতে পারেন, কিন্তু বিজেপিকে স্থান দেবেন না। शायद इसलिए क्योंकि कांग्रेस से उन्हें कोई डर नहीं। आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर को लगता है कि एआईएमआईएम से गठबंधन टूटने के बाद बौखला गए हैं। गठबंधन टूटने की वजह थी बीजेपी से सांठगांठ वाला स्टिंग। जब उनकी रणनीति फेल हो गई, तो उनकी बौखलाहट शब्दों के जरिए बाहर आ रही है और वो बीजेपी नेताओं को गाड़ देने तक की खुली धमकी दे रहे हैं। क्योंकि जिस बाबरी मस्जिद के दम पर वो मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहते थे, एक स्टिंग ने उनके इस प्लान पर पानी फेर दिया। रही सही कसर एआईएमआईएम ने गठबंधन तोड़कर पूरी कर दी। इसलिए अब वो मुर्शिदाबाद, जहां बाबरी बन रही है, वहां से 101 किलोमीटर के दायरे में किसी भी बीजेपी नेता को न आने की धमकी दे रहे हैं। बाबरी मस्जिदेर 101 किलोमीटर दूरे जे बीजेपी नेता आसबे तादेरके जेसीपी দিয়ে 10 ফুট করে গর্ত করে জীবন্ত পুঁতব। কোনো মামার ক্ষমতা নাই, কোনো বিজেপির ক্ষমতা নাই। हुमायूं की बाबरी मुर्शिदाबाद में बन रही है और उसके 101 किलोमीटर के दायरे में बहरामपुर, फरक्का, कांदी, सागर दीघी, भगवा गोला, रानीनगर समेत कई सीटें आती हैं। 24 घंटे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने बीरभूम और रानीगंज में रैली के दौरान कहा था, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर बाबरी मस्जिद नहीं बनने देगी। और इसी बयान के बाद हुमायूं कबीर भूल गए हैं कि वो किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए अब केवल एक हफ्ते का समय बचा हुआ है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना सियासी जोर लगा रखा है। लेकिन इस सब के बीच टीएमसी ने राहुल गांधी की उम्मीद पर पानी फेर दिया है। क्योंकि राहुल गांधी के कल होने वाली रैली से पहले ही टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने खेला कर दिया। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर के लिए बने हेलीपैड को तोड़ दिया गया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। हेलीपैड पर रखे कई ईंट को हटाया गया। इस दौरान वहां बवाल मच गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। রাহুল গান্ধী আসবে আজকে, তোমাদেরকে কেন মানে এরা কারা? সুখেন পঙ্কজ কারা? ওরাই বললো যে মানে এরা কারা? এটা আমি জানি না। লেবার মিস্ত্রি কাজ করে বলে যে ওখানে ইট আছে, ইট ট্রাক্টর उठाए যে গাঁথনি করো। जिसके बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। दरअसल ये खेला रानीगंज में होने वाली चुनावी रैली का है। इस इलाके में मुख्य रूप से लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच है, लेकिन अगर कांग्रेस का यहाँ वोट प्रतिशत बढ़ता है तो इसका सीधा सीधा नुकसान टीएमसी को होगा। और यही वजह है कि टीएमसी किसी भी कीमत पर यहाँ कांग्रेस के वोट शेयर को बढ़ने देने के मूड में नहीं है। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा में बीजेपी और टीएमसी के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। ममता बनाम सुवेंदु की इस लड़ाई में दोनों के समर्थक अब आमने सामने आ रहे हैं और मामला एक दूसरे के बैनर पोस्टर्स फाड़ने तक पहुंच चुका है। बीती रात भी टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी के लगाए पोस्टर्स पर अपना गुस्सा निकाला। उधर बीजेपी के कार्यकर्ता भी लगातार टीएमसी के पोस्टर्स को फाड़ रहे हैं और बाजार में लगे बीजेपी के पोस्टर और झंडों को फाड़ दिया। फैन ऑफ टीएमसी लिखे टी शर्ट पहने आए समर्थक बेहद गुस्से में थे। वो दीवारों पर लगे एक एक पोस्टर को फाड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे और नारेबाजी भी कर रहे थे। इन्होंने बीजेपी पर टीएमसी पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाया और बदले में ये पोस्टर फाड़ दिए। इस दौरान माइक पर लगातार नारेबाजी भी हो रही थी और वीडियो बनाकर सीधे बीजेपी को चुनौती दी गई। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि इसकी शुरुआत बीजेपी ने ही की थी। एक्चुअली बीजेपी का जो जलाल है
आपका इलेक्शन कमीशन आके टीएमसी का ममता बनर्जी का बैनर फाड़ देती है, लेके चले जाती है, बोला यहाँ पर नहीं रहेगा, मगर वही जगह में बीजेपी का बैनर है। ये कुछ लोग बाहरी जो आए हुए हैं बीजेपी का, देखिएगा आप अक्सर वॉच कीजिए, बाहर से आए हुए हैं जिसको हम लोग बहिर्गत बोला जाता है, आए हैं जाए हैं कौन चीज है, ये आप जाके बीजेपी वाले से पूछिए। जमीन पर कूड़े में पड़े ये पोस्टर आने वाले दिनों में इस पोस्टर युद्ध को और ज्यादा भड़का देंगे, ये बिल्कुल तय है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया और हैरानी की बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी के ही कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे। सड़क निर्माण में कथित भ्रष्टाचार के विरोध में उतरे तो टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। सड़क पर भीड़, नारेबाजी और जाम लगाकर टीएमसी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। मुद्दा था सड़क निर्माण में कथित भ्रष्टाचार का। ये कार्यकर्ता हमारा पड़ोस हमारा समाधान प्रोजेक्ट के तहत काम पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद लोग इधर उधर भागते नजर आए। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। हैरानी की बात यह है कि विरोध करने वाले टीएमसी कार्यकर्ता हैं और अपने ही कार्यकर्ताओं पर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। अब वीडियो सामने आने के बाद इस घटना को टीएमसी के अंदरूनी टकराव से भी जोड़कर देखा जा रहा है और साथ ही ये गौर करने वाली बात है कि जिन कार्यकर्ताओं को पुलिस छूती नहीं थी, आज उन पर दनादन लाठियां बरसा रही है। लेकिन सवाल तो बरकरार है कि क्या ये सिर्फ भ्रष्टाचार का विरोध है या चुनाव से पहले अंदरूनी खींचतान। बीते 2 दशक से सत्ता की कमान संभाल रहे नीतीश कुमार जहां अपने इस्तीफे के साथ ही आज बिहार के लिए इतिहास बन गए, तो वहीं बीजेपी ने भी आज इतिहास रच दिया। बीते कई सालों से बड़े भाई की भूमिका निभाने को बेताब बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आज मुख्यमंत्री बना दिया। बिहार में अपनी सियासत को अब नया गियर लगाया है बीजेपी ने। सम्राट चौधरी को इस बार डिप्टी सीएम के साथ ही गृह मंत्री का पद दिलवाकर बीजेपी ने उन्हें भविष्य का चौधरी बनाने की तैयारी कर ली थी। मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे। और बिहार चुनाव के ठीक 5 महीने बाद सम्राट बिहार के सबसे बड़े आदमी बन गए। एक तरफ नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे थे तो दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी सीएम चुने जा रहे थे। हमारे पार्टी के ये तीसरा और चौथा जनरेशन है और वर्षों बरस तक जमीन पर मेहनत किए। बिहार के राजनीति में और देश के राजनीति में एक अच्छा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार में बिहार के लिए स्वर्णिम काल की तरह अगले 5 साल होंगे, जिस पर सम्राट ने सबका आभार जताया। कल ये औपचारिकता शपथ लेने के साथ ही आधिकारिक हो जाएगी। सम्राट चौधरी के बीजेपी के विधायक दल का नेता चुने जाने के साथ ही बिहार का मुख्यमंत्री कौन, इस सवाल का जवाब सबके सामने आ गया। लेकिन निशांत कुमार के सरकार में शामिल होने को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। खबर है कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में बिहार सरकार की नई सूरत कैसी हो सकती है, चलिए हम आपको बताते हैं कि नए फॉर्मूले के तहत बीजेपी जेडीयू को क्या क्या मिल सकता है। तो कैबिनेट में 15-15 पद दोनों दलों के बीच में बटेंगे। एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी को 2 मंत्री पद, मांझी की हम HAM जो है उसको और कुशवाहा की पार्टी RLM को 1-1 मंत्री पद मिल सकता है। पिछले फॉर्मूले की तरह मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पास है तो 2 उप मुख्यमंत्री जेडीयू के होंगे। विजेंद्र यादव और विजय चौधरी का नाम इसके लिए सामने भी आ रहा है। अगर जेडीयू से संभावित मंत्रियों की हम बात करें तो श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, जमा खान, सुनील कुमार, रत्नेश सदा, शीला मंडल, श्याम रजक, संतोष निराला मंत्री बन सकते हैं। तो बीजेपी से विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, रमा निषाद, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर मंत्री हो सकते हैं। वहीं सहयोगी दलों से हम में से संतोष कुमार सुमन, एलजेपी से संजय पासवान और संजय कुमार सिंह, जबकि RLM से दीपक प्रकाश मंत्री बन सकते हैं। देश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में बिहार में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लेकिन इस कार्यक्रम में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक कार्यक्रम में शामिल लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। इस कार्यक्रम में खुद नीतीश कुमार भी थे जो अंबेडकर जयंती पर उन्हें नमन करने पहुंचे थे, लेकिन अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वीडियो में देखिए, मधुमक्खियों के बचने के लिए लोग अपने गमछे और हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उन्हें भगाया जा सके। सैकड़ों की संख्या में काफी देर तक लोग उनसे बचने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन अधिकारियों के साथ लोगों को मधुमक्खी ने डंक मार दिया।
गनीमत रही कि नीतीश कुमार को अधिकारी किसी तरह सुरक्षित वहां से निकाल कर ले गए। आखिरकार सुरक्षा के लिहाज से कार्यक्रम को खत्म कर दिया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ट्रंप के लिए नाक की लड़ाई अब बन गया है और इसीलिए तो इसकी नाकेबंदी कर रहे हैं ताकि ईरान इस पर अपना दावा छोड़ दे, क्योंकि इस्लामाबाद में हुई वार्ता में परमाणु कार्यक्रमों के साथ हॉर्मूज ही वो मुद्दा था जिस पर बातचीत पूरी तरह डीरेल हो गई और इसके बाद अब अमेरिका ने यहाँ अपना चक्रव्यूह रच दिया, जिससे निकल पाना ईरान के लिए बेहद मुश्किल भरा होगा। ट्रंप के निर्देश के बाद अब अमेरिकी सेना ने भी हॉर्मूज की नाकाबंदी कर दी है। ट्रंप के ऑर्डर में उनका गुस्सा और हॉर्मूज को लेकर उनकी गंभीरता साफ नजर आ रही है। अमेरिका की नौसेना इस समय मिडिल ईस्ट क्षेत्र में कम से कम 15 जंगी जहाजों के साथ मौजूद है, जिन पर F-35B जैसे खूंखार आसमानी शिकारी भी तैनात है, तो साथ ही 5000 मरीन कमांडो भी पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। अमेरिका ने यहाँ जो घेराबंदी की है, सेंटकॉम लगातार उसका अपडेट भी दे रहा है। हॉर्मूज की घेराबंदी के पीछे सिर्फ वार्ता फेल होना भर नहीं है, बल्कि एक मास्टर प्लान है ताकि ईरान पर डील करने के साथ ही इकोनॉमिकल प्रेशर भी बना रहे। इसलिए नाकेबंदी के दौरान ईरान को टोल देने वाले जहाजों को रास्ता नहीं दिया जाएगा। ईरानी पोर्ट की तरफ आने या जाने की पाबंदी होगी। ईरान की तरफ से एक भी गोली चली तो बड़ा हमला तय है। देखते हैं ईरान इस चक्रव्यूह में फंसकर सरेंडर करता है या फिर वॉर के अगले चरण की तैयारी। वास्तव में ट्रंप ईरान के साथ वार्ता फेल होने को लेकर बेहद गुस्से में है। एक तो ईरान ने खुद से सरेंडर नहीं किया, बातचीत में भी अपनी शर्तों पर अड़ा रहा, उस पर से हॉर्मूज में टोल भी वसूल रहा है। तभी तो अमेरिका ने हॉर्मूज के लिए करीब 15 एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती कर दी है, जिसमें पहला है USS अब्राहम लिंकन। 1 लाख टन वजनी और 1000 फीट से भी ज्यादा लंबे इस शिप पर 75 से 90 लड़ाकू विमान मौजूद रहते हैं। USS बेनब्रिज 500 फीट लंबा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जो एक साथ 100 से ज्यादा लक्ष्यों को ट्रैक करने और मार गिराने के लिए कई तरह की मिसाइलों और रडार से लैस है। USS थॉमस हडनर, ये भी एक करीब 500 फीट लंबा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जिस पर कई टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स समेत कई हथियार मौजूद हैं। USS फ्रैंक E पीटरसन, ये एक विध्वंसक पोत होने के साथ ही माइन हंटिंग का महारथी माना जाता है, जो हॉर्मूज में मौजूद नेवल माइंस को खत्म करेगा। इसके अलावा USS डेल्बर्ट D ब्लैक, USS जॉनफिल, USS माइकल मर्फी, USS मिटचर, USS पिंकनी, USS राफेल पेराल्टा, ऐसे तमाम कई जो युद्धवाहक हैं जो अब ईरान का मुकाबला करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। सुपर पावर अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे थे। हॉर्मूज को ब्लॉकेड कर किसी भी जहाज को ना निकलने की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन ट्रंप की उस धमकी को चीन ने महज कुछ ही घंटों के अंदर जवाब दिया और अपना जहाज भी हॉर्मूज से निकाल लिया। यानी अमेरिका ने हॉर्मूज पर नाकेबंदी के लिए जो अपने 15 युद्धपोत और 20 फाइटर तैनात किए थे, वो सारे चीन के सामने फेल हो गए, क्योंकि ईरान की परमिशन लेकर चीन का मेथनॉल से भरा रिच स्टारी जहाज आराम से निकल गया। लोकेशन ट्रैकर में चीन का जहाज रिच स्टारी बेरोकटोक निकल रहा है और ना तो अमेरिका के जहाजों ने रोका और न फाइटर जेट्स ने हमला किया, क्योंकि डेडलाइन खत्म होने के बाद ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर कोई जहाज निकला तो अमेरिका उसे तबाह कर देगा। ये टैंकर फारस की खाड़ी से पहले हॉर्मूज के पास आया। पहले प्रयास में ये टैंकर हॉर्मूज क्रॉस करने में विफल रहा। इसके बाद दूसरे प्रयास में इसे पास कराया गया। इससे पहले चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून में अमेरिका और हॉर्मूज के मामले में चेतावनी दे चुके थे और चेताया था कि अमेरिका चीन के मामलों में दखल ना दे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। और अब जहाज निकालकर चीन ने बता दिया कि अमेरिका की लाव लश्कर वाली नाकेबंदी सिर्फ कोरी घोषणा थी। अमेरिका और ईरान के तनाव के बीच भारत के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर अब सामने आई है। ईरान ने ये साफ कर दिया है कि खाड़ी देशों में अमेरिकी नौसेना के नाकेबंदी के बावजूद हॉर्मूज स्ट्रेट से भारतीय जहाजों की आवाजाही पर कोई आंच नहीं आएगी। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली ने भरोसा दिया कि तेहरान भारत को अपना करीबी दोस्त मानता है। ईरान ने भरोसा जताया भविष्य में भी भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सुरक्षित निकलने दिया जाएगा। तो वहीं अभी हॉर्मूज में फंसे 15 भारतीय ध्वज वाले पोतों को वापस लाने के प्रयास जारी है। भारत अपने पोतों को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हॉर्मूज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम ऑयल रूट्स में से एक है। भारत के लिए ये और भी अहम है क्योंकि उसकी करीब 40% कच्चे तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग फिलहाल थमी हुई है। ईरान के 40 दिनों तक चली अमेरिका इजराइल की जंग 14 दिनों के लिए थमी है, लेकिन इस सीज़फायर के बीच जंग का एक नया फ्रंट अब खुलता हुआ दिखाई दे रहा है और इस जंग में एक तरफ इजराइल होगा तो दूसरी तरफ टर्की।
क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और नेतन्याहू के बीच बारूदी नहीं जुबानी वॉर शुरू हो गया है। नेतन्याहू एर्दोगन पर कुर्द नागरिकों के नरसंहार का आरोप लगा रहे हैं तो एर्दोगन नेतन्याहू को हिटलर कह रहे हैं और यही जुबानी जंग कब बारूदी वॉर में तब्दील हो जाए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एर्दोगन ने इजराइल को 2020 में हुए कारबाख की याद दिलाई है। दरअसल आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कारबाख क्षेत्र को लेकर विवाद हुआ। 2020 में हुए इस युद्ध में तुर्की ने अजरबैजान का ड्रोन और जेट से मदद की, जिसकी मदद से अजरबैजान के दक्षिण काकेशस का एक पहाड़ी इलाके नागोर्नो कारबाख को कब्जे में ले लिया। और अब जब इजराइल लेबनान को टारगेट कर रहा है तो तुर्की को चुभ रहा है, क्योंकि तुर्की इजराइल का कट्टर दुश्मन होने के साथ ही ईरान का दोस्त भी है। अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप सब कुछ बिग एंड ब्यूटीफुल करना चाहते हैं, हालांकि होता इसका उल्टा ही है। और अब एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप चर्चा में हैं, इस बार अपने बयानों की वजह से नहीं बल्कि ऊटपटांग हरकतों की वजह से। जहां वो व्हाइट हाउस में बर्गर डिलीवरी लेने खुद ही पहुंच गए और डिलीवरी लेडी से बात करते हुए वहां से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। दरअसल ट्रंप नो टैक्स ऑन टिप्स के जरिए जनता को लुभाने की कोशिश में लगे हैं। इस बिल का मकसद वेटर, डिलीवरी ड्राइवर और होटल स्टाफ जैसे सर्विस सेक्टर कर्मचारियों को मिलने वाले डॉलर को इनकम टैक्स में मुक्त रखा जाए। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने अपनी हरकतों और फैसलों की वजह से अपना नुकसान किया है। अमेरिका में उनकी पॉपुलैरिटी लगातार घटती ही जा रही है। ऐसे में सितंबर में वहां चुनाव होने हैं। अगर ट्रंप की पार्टी को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा तो ये उनके लिए बड़ी फजीहत होगी और यही वजह है कि ट्रंप अब ऊटपटांग हरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली टू देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। करीब 210 किलोमीटर लंबे इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दिल्ली से देहरादून की दूरी अब 6 घंटे से घटकर महज 2.5 से 3 घंटे में तय की जा सकेगी। इस एक्सप्रेसवे पर एक खास राहत भी दी गई है। अक्षरधाम से लोनी बॉर्डर के बीच का हिस्सा पूरी तरह टोल फ्री रहेगा, यानी इस हिस्से में सफर करने पर यात्रियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा आकर्षण है एशिया का सबसे लंबा 12 किलोमीटर का ग्रीन एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, जो राजाजी टाइगर नेशनल पार्क के ऊपर से गुजरता है। कॉरिडोर प्रगति के नए द्वार है, गेटवे है, डोर है और इनसे उम्मीदों की डोर भी जुड़ी हुई है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कुल 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, मतलब दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होता है और फिर दिल्ली से बाहर निकलते ही ये गाजियाबाद के लोनी इलाके से सहारनपुर से होते हुए उत्तराखंड में प्रवेश कर जाता है। देहरादून से एक्सप्रेसवे का अंतिम गंतव्य होगा। देहरादून में एंट्री एग्जिट पॉइंट आशारोड़ी एरिया के पास है। अगर आप कार से एक्सप्रेसवे का सफर करते हैं तो दिल्ली से देहरादून तक आप 675 रुपए का टोल देकर पहुंच सकते हैं। हालांकि अगर आप 24 घंटे के भीतर वापसी करते हैं तो आपको दोनों तरफ का टोल मिलाकर 1010 रुपए देना होगा। खास बात यह है कि दिल्ली में अक्षरधाम के लोनी बॉर्डर तक पहले 18 किलोमीटर का हिस्सा टोल फ्री है। इस एक्सप्रेसवे पर टोल का कलेक्शन पूरी तरह से फास्टैग ऑटोमेटेड होगा। महाराष्ट्र के अमरावती में अश्लील वीडियो कांड ने सनसनी फैला दी है। सोशल मीडिया पर करीब 350 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियोस और फोटो वायरल होने के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इस मामले में आरोपी मोहम्मद अय्याज तनवीर अपने परिवार के साथ फरार बताया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो तेजी से फैल रहा है। आरोप है कि इन वीडियो में लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें दिखाई गई हैं। राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने इस मामले को लेकर बड़ा दावा किया है। उनके अनुसार करीब 180 लड़कियों का यौन शोषण हुआ है, जिसके 350 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मोहम्मद अय्याज पर आरोप है कि कई युवतियों को प्रेम जाल में फंसाया, उन्हें ब्लैकमेल किया और उनकी मर्जी के खिलाफ उनका यौन शोषण किया। पूरे मामले में लोगों में आक्रोश है। सांसद अनिल बोंडे और हिंदू संगठनों ने पुलिस से मुलाकात कर तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, जबकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। मुंबई के गोरेगांव में नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में चल रहे लाइव कॉन्सर्ट में आज उस समय मातम पसर गया जब ड्रग्स की ओवरडोज से 2 छात्रों की जान चली गई। यानी मुंबई में ड्रग्स का खेल खत्म नहीं हो रहा। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को अब गिरफ्तार किया है। शुरुआत में भरपूर एनर्जी और फुल एक्साइटमेंट था, लेकिन कुछ ही देर में सांस लेने में दिक्कत होने लगी। चक्कर और शरीर में ऐंठन के साथ हालत बिगड़ने लगी। 3 छात्रों को अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 छात्रों की मौत हो गई और एक छात्रा अभी भी आईसीयू में है। मामले में जब जांच की गई तो पता चला कि इन छात्रों ने 2 येलो पिल यानी MDMA का कंज्यूम किया था, जिससे ओवरडोज हुआ। MDA यानी मेथिलीन डाइऑक्सी मेथिफेटाइमाइन एक सिंथेटिक साइकोएक्टिव ड्रग है। एक्सटेसी या मॉली कहा जाता है। बॉडी में ये एनर्जी और एक्साइटमेंट बढ़ाता है। इसकी ओवरडोज से आपके दिल की धड़कन रुक सकती है, ऑर्गन फेल हो सकते हैं और सोचने समझने की क्षमता भी प्रभावित होती है।
पुलिस ने अब तक इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें इवेंट ऑर्गेनाइजर, स्टूडेंट्स और ड्रग सप्लायर शामिल है। लेकिन सवाल ये है कि मुंबई में कब तक ड्रग्स का चलन यूं ही युवाओं की जान लेता रहेगा। आजकल ठगों ने लोगों से वसूली का नया तरीका निकाल लिया है। फर्जी कार्ड बनाओ और उसी के जरिए लोगों से ठगी करो। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के शामली में देखने को मिला। यहाँ 3 आरोपी पहुंचे, लेकिन पुलिस के मुस्तैदी से उनका ये प्लान ठगी से पहले ही फेल हो गया। पहला आरोपी आबिद, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन आयोग में अधिकारी। दूसरा आरोपी ऋषि राज मलिक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन आयोग में मैनेजर। और इन्हीं फर्जी आईडी कार्ड के जरिए ये शातिर आरोपी शामली में व्यापारियों और भट्टा मालिकों को अपना शिकार बना रहे थे। लेकिन अधिकारियों को जब शक हुआ तो इन आरोपियों की पोल खुल गई। जांच में सामने आया कि ना तो ये कोई अधिकारी है और ना ही ये कार्ड असली है। फिर क्या, इन्हें योगी फोर्स के हवाले कर दिया गया। हालांकि इनका एक साथी मौका पाकर फरार हो गया, लेकिन अब जो आरोपी ठगी करने निकले थे वो पुलिस के शिकंजे में है। 3 व्यक्ति जो कि फर्जी आई कार्ड और फर्जी रूप से कागजात रख के चेकिंग करने के उद्देश्य आए थे। सामने करने वाला एक मौके से ही गिरफ्तार किए गए, जबकि इसका तीसरा अन्य साथी जीशान था जो कि मौके से फरार हो गया। 10वीं और 12वीं तक पढ़े ये ठगबाज अब तक लाखों रुपए की ठगी कर चुके हैं, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में आ गए, जिनसे पूछताछ कर योगी फोर्स इनके साथियों की डेंटिंग पेंटिंग का काम करेगी। लेकिन फिलहाल इनका इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अवैध प्लॉटिंग पर सरकार का बुलडोजर चला है। अहमद और एहसान अली ने बिना नक्शा पास कराए 18 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग शुरू कर दी और जैसे ही प्रशासन को इस बात की जानकारी लगी तो जांच की गई। दस्तावेज न होने के बाद अब प्रशासन ने इस पर बुलडोजर चलवा दिया। क्योंकि अवैध का इलाज सिर्फ बुलडोजर है, फिर चाहे वो घर हो या फिर कुछ और। अगर अवैध है तो उसका मिट्टी में मिलना तय है। सीतापुर के एहसान और अहमद ने शायद नहीं सोचा होगा कि वो किस तरह से अवैध निर्माण करा रहे हैं और वो उसकी नींव ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। तस्वीरों में देखिए, योगी का बुलडोजर पहले तो प्लॉट के आलीशान गेट को जमींदोज करता है और फिर प्लॉट के आसपास खड़ी की गई दीवार को धराशाही कर देता है। करीब 18 बीघा में की गई इस अवैध प्लॉटिंग को गिराने के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन ने कार्रवाई के साथ ही चेतावनी भी दी है कि बिना अनुमति के अवैध तरीके से किसी को प्लॉटिंग नहीं करने दी जाएगी और अगर कोई ऐसा करता है तो फिर वहां बुलडोजर खड़ा दिखाई देगा। दिल्ली पुलिस ने 3 घंटे में ही 40 लाख की लूट का मामला सुलझा लिया। दरअसल एक व्यापारी के पास से कुछ लुटेरे लाखों की नकदी लेकर फरार हो गए और जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की तो आरोपी कारोबारी का ही नौकर निकला और नौकर ने ही अपने कारोबारी मालिक को लूटने का प्लान बनाया था और इसके लिए अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के साथ मिलकर साजिश रची। ये अपने घर से 40 लाख रुपए नकदी लेके आ रहे थे 2 बैग्स में, इनके अलावा कागज भी थे। जब ये यहाँ पे पहुंचे तो थोड़ा सा सुनसान इलाका होता है, तो यहाँ पे इनके सामने एक स्कूटी आई, उसने इनको रोका, इनको थप्पड़ मारे, इनके नौकर को भी थप्पड़ मारे जो साथ में बैठा था, इनके बैग छीन के वो भाग गया। जिसके बाद तुरंत ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, लेकिन पूछताछ के दौरान नौकर की बातों पर संदेह हुआ। वहीं सीसीटीवी फुटेज तलाशने के बाद पुलिस ने नौकर की पत्नी और रिश्तेदार को गिरफ्तार किया। इस साजिश में उसकी पत्नी ने भी साथ दिया था। इस पूरी प्लानिंग में आरोपी के रिश्तेदार के घर से ही पैसे बरामद हुए हैं। आरोपी ने बताया कि वो कर्ज से परेशान था और जिस वजह से ये साजिश रची। मध्य प्रदेश के उज्जैन से लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश हुआ है। यहाँ से 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये लुटेरी दुल्हन गैंग जो था लोगों को शादी का झांसा देता था और फिर मोटी रकम ये ऐठा करती थी। लेकिन अब पुलिस ने इनका सारा खेल बिगाड़ दिया और 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं भोले भाले लोगों की शादी का झांसा देती थी और उनसे मोटी रकम ऐंठती थी। पैसे मिलने के बाद शादी से इनकार कर फरार हो जाती थी। ये खुलासा तब हुआ जब राजस्थान के प्रतापगढ़ के रहने वाले पीड़ित ने 11 अप्रैल 2026 को नानाखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्हें मंदसौर के एक व्यक्ति ने इंदौर में लड़की दिखाने का झांसा दिया। लड़के पसंद आने पर आरोपियों ने शादी तय करने के लिए 1.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। पैसे लेने के बाद आरोपियों ने पीड़ित पक्ष को उज्जैन भेज दिया और फिर शादी से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद स्पेशल टीम का गठन किया गया और लुटेरी दुल्हन गैंग की 2 महिलाएं को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक आरोपी महिला अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। मध्य प्रदेश के सतना जेल में बंद 6 कैदियों को आज रिहा किया गया। ये सभी कैदी मध्य प्रदेश के अलग अलग 6 जिलों के रहने वाले हैं। इनमें से एक कैदी जेल से लखपति बनकर निकला है। सतना केंद्रीय जेल में आज सुबह एक भावुक क्षण देखने को मिला। लंबे सालों तक सलाखों के पीछे रहने के बाद ये 6 बंदी आज स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। सभी ने आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और अच्छे आचरण के आधार पर उन्हें समय पूर्व रिहाई मिली। सजा काटने के दौरान ये कैदी कुशल श्रमिक बन गए। कोई मिस्त्री बनकर बाहर निकला तो किसी ने फर्नीचर बनाना सीख लिया था, कोई लोहारगिरी का काम करने लगा तो कोई पेंटर बन गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक सुनील साकेत नाम के कैदी ने 1,07,570 रुपए का पारिश्रमिक पाकर लखपति बना।
रिहा होने पर इसके अलावा सभी कैदियों को जेल ने एक भागवत गीता और एक वृक्ष देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जुड़कर जीवन में आगे अच्छे कार्य करने का संदेश दिया है। गुजरात के वडोदरा में सिस्टम की लापरवाही कहिए या फिर भ्रष्टाचार कहिए, इसमें एक शख्स की जान चली गई। यहाँ करोड़ों खर्च कर बना बस टर्मिनल का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया और इस भयावह हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। जहां बस टर्मिनल में मौजूद एक कंक्रीट और लोहे से बना एक स्ट्रक्चर बस के ऊपर गिर गया। ये टर्मिनल के प्रवेश द्वार पर बना एक ऐसा हिस्सा था जहां से बसों की एग्जिट और एंट्री होती थी। देखिए कैसे एक एक कर 3 बसें बाहर की तरफ जा रही है और ठीक उसी वक्त एक बस टर्मिनल के अंदर प्रवेश कर रही है, जबकि 2 यात्री ठीक उसी जगह खड़े नजर आ रहे हैं। इनमें से एक यात्री बस के ठीक आगे टर्मिनल के अंदर आता दिख रहा है। तभी प्रवेश द्वार का एक हिस्सा भरभरा कर गिरने लगता है। वहां से पैदल गुजर रहा यात्री भागकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो मलबे में पूरी तरह से दब जाता है। मलबा गिरते ही टर्मिनल में चीख पुकार मच जाती है और जैसे ही धूल का गुबार छंटता है, पता चलता है 114 करोड़ की लागत से बना ये टर्मिनल उस शख्स की जान ले चुका होता है, क्योंकि इसकी बुनियाद ही भ्रष्टाचार और लूट खसोट से तैयार हुई थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में वर्दी की हनक दिखी और जब महज 4 रुपए के लिए एक सिपाही ने अपनी पिस्टल निकाल ली और दुकानदार पर तान दी और इसके बाद दुकान में हड़कंप मच गया। आरोपी सिपाही पर तत्काल प्रभाव से फिर एक्शन लिया गया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई, जहां दुकानदार और सिपाही में एमआरपी के दामों पर विवाद हो गया। इस दौरान दोनों के बीच जमकर बहसबाजी शुरू हो गई और मामला बिगड़ता ही चला गया। इस बीच सिपाही हाथापाई भी करता देखा गया, लेकिन जैसे ही विवाद बढ़ा, सिपाही ने गुस्से में पिस्टल निकाल ली और दुकानदार पर तान दी, जिसके बाद दुकानदार सहम सा गया। लेकिन सिपाही के साथ मौजूद एक शख्स उसे तुरंत ही पिस्टल रखने को कहता है, जिसके बाद सिपाही ने तुरंत ही पिस्टल रख दी और अपने फोन पर लग गया। वहीं ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद आरोपी सिपाही को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। ये निश्चित रूप से गैर कानूनी कार्य है और अनुशासनहीनता को दर्शाता है। कानूनी की कार्रवाई के साथ साथ हम लोग विधायी कार्रवाई भी करेंगे। वहीं इस मामले में जांच का आदेश दिया गया है, साथ ही इस क्राइम के लिए एफआईआर भी दर्ज की गई है। हादसे में किसी घायल को बचाने के लिए भले ही लोग नहीं रुकते, लेकिन हादसे में कोई अगर ट्रक पलट जाए और उसका सामान सड़क पर बिखर जाए तो फिर आप देखिए लूटने वालों के कैसे वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। गुजरात के दाहोद से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां लोग ट्रक से गिरे नारियल को लूटने के लिए नदी में उतर पड़े। नारियल पानी लदा ये ट्रक यहां से गुजरते वक्त अनियंत्रित होकर पुल पर पलट गया, जिसके बाद इस पर लदे हुए नारियल नीचे बहती नदी में गिरने लगे। जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंची, लोगों की भारी भीड़ वहां उमड़ गई और लोग ट्रक वाले को अनदेखा कर नारियल लूटने में जुट गए। नारियल के चक्कर में लोग गंदी नदी में भी उतरने के लिए चूक नहीं रहे थे। वहां से गुजरने वाले कई वाहन सवार भी अपने वाहन को वहां रोककर नदी में उतरने लगे ताकि बहते नारियल लूट सके। इस मामले में बच्चे ही नहीं, महिलाएं भी पीछे नहीं थी। सैकड़ों की संख्या में लोग नारियल लूट रहे थे और ट्रक वाला बस वहीं खड़े खड़े अपने सामान को लूटता देखता रहा।